देश के नंबर 1 बहस के प्रोग्राम देश की बहस में दीपक चौरसिया का अपने दर्शकों और तमाम पैनलिस्टों का सादर नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो इस शो के अंदर अपने दर्शकों को तमाम पैनलिस्ट, तमाम बड़े बड़े राजनेताओं, डॉक्टरों, विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के साथ सीधे अपने घर से जोड़ता है। हम उनकी बहस भी कराते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं और उनकी ही दशा और दिशा के आधार पर बहस की दशा और दिशा तय होती है। हम अपने दर्शकों से ही जानते हैं कि आज आप किस मुद्दे पर बहस चाहते हैं। तो जल्दी से ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं आज का जो आपने मुद्दा चुना है वो कश्मीरी पंडितों को लेकर है। क्या उसका सवाल था और आपने कितने प्रतिशत वोट दिए हैं ये हम समझते हैं। हाल ही में कश्मीरी पंडितों का नया साल आया था और उस अवसर पर दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस के सरकारवाह हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने का वक्त आ गया है। तो सवाल हमने पूछा था, क्या 3 दशक बाद यानी 30 साल बाद पंडित वापस लौटेंगे कश्मीरी? 65% लोगों ने वोट देकर इसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। अपने घर से बेइज्जत करके मार के निकाल देने का दर्द क्या होता है ये आप शायद किसी कश्मीरी पंडित से पूछें। कश्मीरी पंडितों को आज से 3 दशक पहले वहां पर रहने वाले मुसलमानों, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने बहुत ही क्या मैं शब्द नहीं है मेरे पास उसको कहने के लिए, बेहद ही निर्ममता से मारकर निकाल दिया। कुछ लोग मारे गए और कुछ लोगों को घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। वहां पर रहने वाले उनके साथियों जिनके साथ उन्होंने अपना जीवन गुजारा था, उन लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज औने पौने दामों पर खरीद ली और उसके बाद से कश्मीर घाटी कश्मीरी पंडितों से बिल्कुल जुदा हो गई। उसके बाद ये कश्मीरी पंडित कुछ विदेश में रहने लगे, कुछ दिल्ली में रहने लगे। सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित जम्मू रहते हैं। हाल ही में सरकार के प्रयासों के बाद 370 और 35 से हटाने के बाद नई नौकरियां देने के वादे के साथ कुछ कश्मीरी पंडितों ने वापस लौटना शुरू किया है। सरकार उन्हें 2000 नौकरी भी देने जा रही है हाल ही के दिनों में। उम्मीद है कि 2021 में कुछ और कश्मीरी पंडित लौटेंगे। इस बीच आरएसएस के बड़े पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इन्होंने जो दर्द सहा है कश्मीरी पंडितों ने, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती और अब कश्मीरी पंडित वापस घर आएंगे ये उन्हें पूरी उम्मीद है क्योंकि घाटी का माहौल बदल गया है। ये तस्वीरें हैं कश्मीरी पंडितों के उस दर्द की जो उन्हें 3 दशक से लगातार झेलना पड़ा। लेकिन अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बांटते हुए साल भर के भीतर ही वापस कश्मीर में बसाने का हौसला दिया है। आने वाले दिनों में कश्मीर में अपने परिजनों को, मित्रों को फिर से बसाकर अगले नवरेह के उत्सव को, पर्व को उल्लास से हम अपने कश्मीर के भूमि पर मनाएंगे। जम्मू और कश्मीर में आयोजित नवरेह महोत्सव के समारोह के दौरान आरएसएस के सरकारवाह के संबोधन से हर कश्मीरी पंडित को फिर से घर वापस लौटने की उम्मीद बंधी है। घाटी के नेताओं और अलगाववादियों ने जिस तरह कश्मीर की संस्कृति पर प्रहार किया, उसके बाद से ये पहला मौका है जब कश्मीरी पंडितों के दर्द को इस तरह से महसूस किया गया हो। कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया था। हालांकि दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है। कश्मीरी पंडित अपने वतन में, कश्मीर में फिर से जाकर बसेंगे और पूरी शान के साथ बसेंगे। तिरंगा झंडा अपने हाथ में फहराते हुए बसेंगे। जिनके किसी के मन में आशंका है उनको आशंका मिटा लेनी चाहिए। मुझे शक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजाय ब्राह्मण्स को वापस पहुंचाने के अपने लोगों को वहां वापस पहुंचाएगी ताकि इलेक्शन के अंदर उनका फायदा हो सके। कश्मीरी पंडित लगभग 3 दशक से अपना घर बार छोड़ बाहर जाने को मजबूर हुए हैं। उनके साथ कट्टरपंथियों ने अत्याचार किया जबकि कई कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं हुई। आज हम देश की बहस में चर्चा कर रहे हैं कि अब कश्मीरी पंडित कश्मीर नहीं लौटेंगे तो कब। दत्तात्रेय होसबोले के बयान से साफ है कि अब घाटी में 370 हटने के बाद हालात बदले हैं और एक बार फिर कश्मीरी पंडित अपने घर बार चैन की सांस ले सकेंगे। वाकई घाटी के हालात बदल गए हैं। 370 हट गया है जो एक ही देश के अंदर 2 झंडे और 2 संविधान होने की या 2 नियम कानून होने की बात करता था। हम
इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, कश्मीरी पंडितों का दर्द आपको बताएंगे। हमारे साथ कई सारे कश्मीरी पंडित जुड़ेंगे, आरती टिक्कू सिंह भी जुड़ेंगी, जिन्होंने यूएन के अंदर जब भाषण दिया था तो पूरी दुनिया ने उनको सुना था, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल जिस पर आपको हाँ या ना के अंदर राय देनी है। आज का हमारा सवाल है, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने का क्या ये सही समय है? हाँ या नहीं में आप अपनी राय दीजिए। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सककर वोट कर सकते हैं कार्यक्रम के बारे में। अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने सबसे बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से होंगे, कश्मीरी पंडित होंगे, मेरे साथ कश्मीर से वहां के पॉलिटिकल चिंतक और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मेहमानों को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस का समर्थन करने वाले राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला मौजूद हैं। मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने यूएन में भाषण देकर 370 हटने के बाद भारत का सर गर्व से ऊंचा किया था। वही आरती टिक्कू सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेरे साथ इफ्तिखार मिसगर साहब हैं, जो कि कश्मीर से आते हैं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, जो कि एक प्रोफेसर है, राजनीतिक चिंतक है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले आरती जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। मुझे बताइए, क्या वाकई कश्मीरी पंडितों की वापसी का यह सही वक्त आ गया है? क्या सरकार के अब तक लिए गए फैसले कश्मीरी पंडितों को उत्साहित कर रहे हैं घाटी में वापस लौटने के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि दत्तात्रेय होसबले जी का जो स्टेटमेंट है उसका मैं स्वागत करती हूँ, ना कि सिर्फ कश्मीरी पंडित होने के हक से, पर इस हक से भी कि मैं भारत की एक सिटीजन हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। उस लिहाज से भी मैं कहूँगी कि उनका स्टेटमेंट जो है वो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जितना उन्होंने सिग्निफिकेंट ये स्टेटमेंट दिया है, उतना ही ये ज़रूरी है कश्मीरी पंडित समुदाय को जानना कि आखिर उनका जो रिटर्न और रिहैबिलिटेशन कश्मीर में होगा, वो किन कंडीशंस में होगा, वो किन टर्म्स पे होगा। और जैसे कि होसबले जी ने बोला है कि दोबारा से उनका कश्मीरी पंडितों का विस्थापन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड जो कश्मीरी पंडितों का हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भारत सरकार जो है क्या करेगी? उसके लिए आरएसएस जो आज की डेट में मैं कहूँगी, मैंने पहले भी कहा है कि कायदे से तो हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सबको इकट्ठे आना चाहिए था। कश्मीरी पंडित एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड जो हमारे साथ हुआ 30 साल पहले, उस सब पे उनको इकट्ठे होके एक ही आवाज में ये कहना चाहिए था कि वो कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर ले जाएंगे और उनका रिटर्न और रिहैबिलिटेशन वो इंश्योर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश में राजनीति ऐसी है कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने, ना तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ना ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, उन्होंने कोई भी अपना कोई ऐसा विजन स्टेटमेंट दिया हो कश्मीरी पंडितों के लिए, या उन्होंने कोई कभी बात की हो उनके बारे में। तो इसलिए आरएसएस अगर आज की डेट में कश्मीरी पंडित लोगों के बारे में बात कर रही है तो मैं कहूंगी कि ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में ही हमको ये जानना जरूरी है कि सरकार ने किन शर्तों पे, किन कंडीशंस में वो वापस लेके जाएंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए। मेरा घर 30 साल पहले घर जलाया गया, पूरा मोहल्ला कश्मीरी पंडितों का घर का जलाया गया। तो वो कश्मीरी पंडित जो 30 साल बाहर रहे हैं, वो वापस कहाँ जाएंगे? घर तो है नहीं। जिन लोगों के घर थे जलाए गए। ठीक है, मैं इस बात पर अपराजिता सारंगी जी से भी लूंगा कि उनकी पार्टी के दिमाग में क्या है, उनकी पार्टी ने क्या डिस्कस किया है। आरती जी, हम छोटा छोटा जवाब रखते हैं, मेरे पास 1.5 घंटे का वक्त है, हम बहुत आसानी से सभी पॉइंट डिस्कस कर पाएंगे। मैं सबसे पहले इफ्तिखार मिसगर साहब के पास चलता हूँ। इफ्तिखार मिसगर साहब, 19 जनवरी 1990 आपको भी याद होगा, कितने बेरहम और कितने बेदर्द हो सकते थे वहां के मुसलमान
कि जिन कश्मीरी पंडितों का भाई मानते थे, उनकी लड़कियों का बलात्कार करके, उनके गर्दन काट के, उनको गोलियां मार के आपने जाने से मजबूर कर दिया। देखिए दीपक जी, मैं इस बात की, आपने जो ये बात कही पहले भी जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस डिबेट का, उसमें भी आपने ये तोहमत लगाई कश्मीरी मुसलमानों पे, कश्मीरी पंडितों के नेबर्स थे उन पे। देखिए एथनिक जो माइग्रेशन हुआ यहाँ पे, कश्मीरी पंडित जो यहाँ से माइग्रेट हुए, उसमें कोई दो राह नहीं है कि उनके साथ बहुत आपबीती हुई। जैसे आपने आरती पिकू सिंह का सुना, वैसे ही मेरा भी सुनिएगा, नहीं तो पूरा लग रहा है कि आप बयासर होते हैं, और बयासर ना बनिए। ये बहुत ही संजीदा टॉपिक है, दो कम्युनिटियों का नहीं, एक कल्चरल एथॉस का बहस चल रहा है ये, जिसमें दो कम्युनिटियां जो एक ही कल्चर शेयर करती हैं, उसका बहस चल रहा है। देखिए, जब आप पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराते हैं, एक मुसलमान कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराते हो, गलत बात है, इसकी हम निंदा करते हैं। कश्मीरी पंडित बिल्कुल यहाँ पे इनका जो गुजर हुआ वो बहुत ही भयानक था, लेकिन किनके हाथों से हुआ, किनके हाथों से हुआ, आप गलत बोलेंगे तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। क्या ये सच नहीं है कि वहां की मस्जिदों से आवाज निकली कि मारो जलाओ? आप कैसे जर्नलिस्ट हैं जिनको ये समझ नहीं है कि आप एक कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराते हैं? आप बोलते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने भगा दिया। नहीं, सर कम्युनिटी जिम्मेदारों को ठहराएगी ना। गुजरात दंगों में आप क्या बोलते थे? अब कश्मीर की बात आएगी तो हम कम्युनिटी हो गई। वो आपने गुजरात में कभी आरएसएस लोगों को ये नहीं ठहराया जिम्मेदार जब मुसलमानों का कत्लेगारत हुआ, जब मुसलमानों को जिंदा गाड़। सर सैकड़ों बहस किए, मेरे निकाल के देख लीजिएगा टेप उस वक्त के। जब आपको दर्द हो रहा है ना, मिर्ची लग रही है आपको उनके वापस आने से, तो आप बिलबिला रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कश्मीरी पंडितों को आना है तो होम मिनिस्टर को कहना चाहिए। ये आरएसएस कौन होता है? इनकी क्या भागीदारी है जम्मू कश्मीर के मसले के लिए? इनका क्या रोल बनता है यहाँ पे? ये कौन होते हैं? सर ये आरएसएस है जिसके चक्कर में 370 हट गया। नहीं तो आप लोग अभी भी स्पेशल स्टेटस लेकर बैठे होते। तब भी आरएसएस का ही सारा राग था। आरएसएस का ही जो इन्होंने तब ये प्रोजेक्शंस किया था, जगमोहन को भेज के और पूरे एक कम्युनिटी को उठा के टेकर्स थे इनके ले लिए। कश्मीरी खाली 2%। सुनिए मेरी बात, आपको बीच में किसी ने नहीं टोका। 2%। बिल्कुल पूछिए इफ्तिखार जी, आरती जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आरती जी बिल्कुल पूछिए। मेरा अधिकार है कि मैं एक सवाल इनसे पूछूं जरूर। मेरा सवाल ये है कि पिछले 30 साल में, बिल्कुल आपका अधिकार है, पूछिए। लोग जो है पिछले 30 साल में इन जैसे लोग जो है कश्मीर में, वो कितनी बार वो बाहर आके खुलेआम ये कहा उन्होंने कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किसने किया, किसको जिम्मेवार ठहराया है इन्होंने पिछले 30 साल में? किसने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला? मानते हैं इनकी बात कि सारे कश्मीरी मुसलमानों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, सारी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए कि कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला, किसने उनको मारा, किसने उनकी एथनिक क्लेंजिंग की, किसने जेनोसाइड किया? आज तक आप लोगों ने यासीन मलिक के खिलाफ कितने धरने दिए हैं? आप आज तक इन्होंने कितने धरने दिए हैं? बेटा ने कितनी बार कहा है कि इन लोगों को फांसी देनी चाहिए? आज तक इन लोगों ने कितनी बार ये कहा है? आपने सवाल पोस्ट किया। पंडितों को आप सुनिए मेरी बात, आप मुझे बताएं, तो ये लोग, आप मुझे बताएं, जब डॉक्टर गुरु का कत्ल हुआ, क्या आपने डॉक्टर गुरु के लिए कभी बात करी? जब कुनन पोस्टवारा में मास मर्डरिंग हुआ, क्या आपने कुनन पोस्टवारा की बात आपने छेड़ी कभी? आपने कुनन पोस्टवारा की बात कभी छेड़ी? आपने देखिए मत डिवाइड करिए। हम उन कश्मीरी पंडितों को दिल की अमी गहराइयों से दावत देते हैं और वो पार्ट एंड पार्सल है इस सिलसिले के, लेकिन वो लोग नहीं जो मामले को मत घुमाइए। आरती पिकू सिंह ने क्या बात की है सब जानते हैं।
सब जानते हैं, आप उनके इंटरव्यूज और उनके स्पीचेस रिकॉर्ड पर निकाल कर देख सकते हैं यूएन से। लेकिन मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों को निकालने का जिम्मेदार कौन था? अगर घाटी के मुसलमान जिम्मेदार नहीं थे तो जिम्मेदार कौन था कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड का? जवाब दीजिए इसका। इनका साहब, इनके खाली 2% जितने भी लोग मरे, खाली 2% कश्मीरी पंडित थे, बाकी तो कश्मीरी मुसलमान मारे गए। क्या कश्मीरी मुसलमानों के घर नहीं जलाए गए? क्या कश्मीरी एक भी क्यों मरा भाई? एक भी क्यों मरा? जेनोसाइड क्यों हुआ? एक भी क्यों मरा, मुझे बताइए। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कश्मीरी पंडितों के टेकर्स थे? कश्मीरी मुसलमानों का टेकर नहीं था। कश्मीरी मुसलमान कहाँ भाग के जाता? कश्मीरी मुसलमान ने सबसे ज्यादा सफर किया। कश्मीरी मुसलमानों को 2 साइड की ठीक है, सची में आपको देखा, एक मिनट में आ रहा हूँ, सीधे सुशील पंडित के पास चलता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक डॉक्टर संजय स्वामी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय स्वामी जी, दोनों रुक जाइए, इफ्तिखार और आरती दोनों रुक जाइए। मैं बहस को एक स्टेप और फॉरवर्ड ले जा रहा हूँ। मेरे दर्शक जुड़ते हैं। डॉक्टर संजय स्वामी, क्या कश्मीरी पंडितों के जाने का वक्त आ गया घाटी में? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का एक प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन है, जिसके महामंत्री दत्तात्रेय होसबले ने बयान दिया है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, ये बहुत सुंदर और सराहनीय बयान है। और जो हमारे वक्ता बोल रहे हैं, राशिद अल्वी जैसे लोग हैं जिन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया था और 2 राष्ट्र बने, पाकिस्तान के समर्थन में वोट दी थी, अपने लाभ के लिए भारत में रह गए और लगातार प्रयास करते रहते हैं कि वो उन्हें दूसरे रूप से लाभ मिलता रहे। जो कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवाद का दौर चला है, उसमें निश्चित रूप से वहां के स्थानीय मुसलमानों की भी भूमिका है और वहां पर जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनकी बात दब जाती है। और ठीक है संजय, मैं यहीं से सीधे ले चलता हूं सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, आपने इफ्तिखार मिसगर के तर्क सुने, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या मुसलमान भी विक्टिम है इस पूरे मामले के? और मुझे यह भी आप बताइए कि बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए कितने कश्मीरी मुसलमानों ने धरना दिया था? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहस में आमंत्रित करने के लिए। ये एक पुराना ढर्रा है। जब जब हम लोग अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विस्तार से वर्णन करते हैं, उसकी जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तब तब इफ्तिखार मिसगर जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान भी मारे गए थे। देखिए साहब, कश्मीर में जब हम लोगों को निकाला गया मारकर, लूटकर, काटकर, तब हमने कोई जुर्म नहीं किया था, हमारा कोई कसूर नहीं था। हमारे हाथों से आज तक एक मुसलमान नहीं मारा गया है। आप नाम नहीं ले सकते कि किसी मुसलमान को किसी हिंदू ने मारा हो कश्मीर में। लेकिन जो मुसलमान कलाशनिकोव उठाएगा, जो हैंड ग्रेनेड चलाएगा, जो हमारे मंदिर तोड़ेगा, जो सेना के साथ मुठभेड़ करेगा, जो घर लूटेगा, सरकारी संपत्ति जलाएगा, आप उसको निर्दोष मुसलमान की श्रेणी में रखेंगे? क्या वो एनकाउंटर में मारा जाना उसका रीजनेबल नहीं है, उचित नहीं है? आप उसको गिनती में रखेंगे कि जिस तरह कश्मीरी पंडितों को जलावतन किया गया, उनकी नस्लकुशी की गई, उसी गिनती में आप उस मुसलमान को रखेंगे जो कलाशनिकोव लेकर के हमारी सेना को चुनौती देता है? इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए किसी को? आपको हिम्मत कैसे होती है कि आप इन दोनों को एक ही तराजू में तोलें? कोई किसी भी तरह की सामान्य बुद्धि है, कॉमन सेंस है? क्या जस्टिफाई कर सकते हैं आप? क्या हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, रहने के लायक नहीं रखा? ऐसे संगठन हमने बनाए थे। हमारे बच्चों को जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए आपने मुसीबतें खड़ी कर दी। आपने हमें दहशतगर्द ठहरा दिया। आपने हर एक कश्मीरी आपकी मुसीबतें खुद खड़ी की हुई हैं। जब आप तिरंगे जलाते हैं, दहशतगर्दी करेंगे अगर आपसे जुड़े लोग मजहब के नाम पे, तो दहशतगर्द कहलाएंगे ही ना। सीधे इफ्तिखार मिसगर और सुशील पंडित को आमने सामने करिए। अगर आप दहशतगर्दी करेंगे तो दहशतगर्द कहलाएंगे ना इफ्तिखार मिसगर साहब। इस शब्द से क्यों आपत्ति है आपको? अगर आप दहशतगर्दी करेंगे तो दहशतगर्द कहलाएंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सुशील पंडित जी? गलत नहीं। देखिए, क्या जो दहशतगर्द है उसको आप बोल दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। कई बार ऐसा हुआ कि कश्मीर से पढ़ने गए जो लड़के थे बाहर, उनकी किसी के साथ कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई, ये उसका उलाहना दे रहे हैं। धक्का मुक्की नहीं, मार दिया। बच्चों को नहीं समझाएंगे कि जब भारत पाकिस्तान मैच हो तो भारत को गालियां देना बंद करें।
ये तब नहीं समझाएंगे कि अगर भारत हार जाता है तो उसका जश्न मनाना बंद करें, वरना उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। ये नहीं समझाएंगे, ये कहेंगे कि अगर वो गाय मारकर बीफ पका रहा है अपने हॉस्टल के रूम में हॉस्टल के नियमों का उल्लंघन करते हुए, तो उसको कोई डांटे ना, उसको कोई पुचकारे। उन्होंने झंडा ही एक्सेप्ट नहीं किया। आज जो आरएसएस वाले हैं बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित भारत का झंडा लेके मुझे पक्ष लेना अच्छा नहीं लगता, पर आप फिर विषय को डिबेट कर रहे हैं। आपके पास इस जवाब का कोई जवाब, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ था, क्यों जेनोसाइड हुआ था। मैं सीधे तहसीन पूनावाला के पास चलता हूँ। तहसीन पूनावाला आपकी पार्टी और आप जिस विचारधारा से आते हैं, क्यों ना आप एक पिटीशन लगाएं कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की व्यवस्था अब केंद्र सरकार करे। आपको तो लगाना चाहिए, आप हर मामले में पिटीशन लगाते हैं, तो कश्मीरी पंडितों की बात भी सुन लीजिए, क्योंकि आप तो सेक्युलरिज्म के चैंपियन हैं। जी, सबसे पहले दीपक जी, आपके शो में आपने मुझे बताया, शिरकत करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत खुश हूँ मैं कि आपके शो में मेरी दोस्त आरती है, जिन्होंने वाकई यूनाइटेड नेशंस में भारत का नाम ऊंचा किया। बहुत गर्व है जिस तरह से उसने उसको यूनाइटेड नेशंस में पाया। 2 पॉइंट्स में आपके सामने और आपके दर्शकों को करना चाहता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारे पंडित भाई बहन हैं, उन्हें वैली में, कश्मीर में लौटना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को अपना वादा पूरा करेंगे। आरएसएस कुछ बोली, उसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने सरदार पटेल को ये वादा किया था कि वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है। अगर आरएसएस आज एक राजनीतिक संगठन है तो उसके बोलने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी क्या करेंगे कि हमारे पंडित भाई बहन पहुंच सकते, वैली में दोबारा से बच सकते। वो स्पेसिफिक होना चाहिए। उनकी सुरक्षा का क्या होगा? हमने देखा हाल में कृष्णा ढाबा पे, मैंने न्यूज एशियन में देखा कि गोली चलाई गई। तो एक है कि वो वहां जाए सेटल हो, दूसरी है उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, जो एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। दूसरी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि बार बार ये बात करना चाहते हैं कि मुसलमानों ने, आप इतनी पिटीशन लगाते हैं कश्मीर वैली को लेकर, कश्मीरी पंडितों के लिए भी लगा दीजिए ना। मैं ये सुझाव दे रहा हूँ आपको, मदद मांग रहा हूँ आपसे कि एक पिटीशन कश्मीरी पंडितों के फेवर में भी लगा दीजिए कि इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। दीपक सर, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अगर आपने ये आदेश दिया, मैं जरूर अगले 1 हफ्ते में इस पर काम करके आरती और आपकी मदद लेकर मैं पिटीशन फाइल कर दूंगा। इसमें मुझे कोई आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट, कैसे फाइल करेंगे। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं आपके दर्शकों की, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी। आखिर करना अमित शाह जी और मोदी जी, क्योंकि इस वक्त वे वजीर आजम प्रधानमंत्री और वे गृह मंत्री वजीर दाखिला है, करना उनको है। और उन्होंने ये वादा 2014 में और ये वादा दोहराया था 2019 में कि हमारे पंडित भाई बहन जाएंगे। लेकिन जाना एक सर, उन्होंने 370 हटाने का वादा निभा दिया, 35 का भी निभा दिया। नहीं सर, 370 हटाने का वादा, एक स्टेप ले लिया उन्होंने। बिल्कुल इम्पॉसिबल बता रहे थे लोग आप जैसे। नहीं सर, मैंने तो इसका समर्थन किया, 370 हटाए। आरती बैठी है, मैंने इसका समर्थन किया। वो हटाना जरूरी था, अच्छा हटाए, लेकिन सिर्फ हटाने से कुछ नहीं होता। तो स्टैच्यू थे बुक पे, सुशील भाई, आरती का परिवार कैसे जा सकता है, उनको सुरक्षा कैसे मिल सकती है। दूसरा, इफ्तिकार भाई वहां पे रहते, उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और सब ठीक है, मैं आपकी की बात ये स्पेसिफिक था। ठीक है, बट आप जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं उसके समर्थक राहुल गांधी और उनकी पार्टी के ज्यादातर लोग 370 के हटाए जाने के खिलाफ है। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? राहुल खुद कश्मीरी पंडित है सर, राहुल खुद कश्मीरी पंडित के परिवार से आता है। और कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये था, 370 हटाना चाहिए था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली हटाना चाहिए, मानवा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड उसके पक्ष में था। कांग्रेस ने नहीं हटाया, वो अलग बात थी। तो क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया? क्या संसद कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करती है? मैं तहसीम आपसे जानना चाहता हूँ, संसद जो काम करती है, संसद जो बिजनेस करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? जवाब दीजिए ना। संसद में पास हुआ है यानी संसद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। सर, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है, और यही प्ली है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। पूरे बहुमत के साथ उसको पास किया। अपराजिता जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, क्या वाकई कश्मीरी पंडित राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कश्मीर से 370 हटाई जाए और दूसरा कश्मीरी पंडितों को फिर बचा दिया जाए? कितना कनेक्शन बताया कश्मीरी पंडित के डीएनए से राहुल गांधी का? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं वाद विवाद सुन रही थी। मैं लोकसभा की सांसद हूं और लोकसभा में घंटों बहस हुई और उसके बाद धारा 370 और धारा 35A को हम लोगों ने विदा दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास और उत्थान के लिए अनेक वर्षों से जो लंबित कार्य थे
उसे सरकार ने हाथ में लिया है और अभी काम चल रहे हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी का वनवास 14 वर्षों का था, लेकिन हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे भाई बहनों का वनवास 3 दशकों से ज़्यादा हो गया। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए कि जो केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कहती आ रही थी, उसे ही दत्तात्रेय होसबोले साहब ने सबके सामने फिर से रखा। और मुझे लगता है कि ये जो संकल्प है, इस संकल्प में शक्ति होती है। और जब संकल्प, कोई भी संकल्प जब राष्ट्र, धर्म और समाज के लिए हो, तो मुझे लगता है कि इसकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार आगामी दिनों में इसके लिए निर्देशनामा तैयारी करेगी। हम चाहते हैं कि हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं, जो वापस लौटेंगे अपने देश, अपनी जगह, उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसकी वजह से सबको लेकर निर्देशनामा तैयार किया जाएगा, सबके मतों को लिया जाएगा, सबके मतों को प्राधान्य दिया जाएगा और फिर एक प्रक्रिया जो होगी उसे सबके सामने रखा जाएगा। तो मुझे लगता है वो प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जो केंद्र सरकार करना चाह रही है, करना चाहती थी, उसे ही श्री दत्तात्रेय होसबोले साहब ने सबके सामने रखा। ठीक है, मैं आऊंगा आप पर, क्योंकि आपने ब्रेकिंग न्यूज मुझे दी है कि जल्दी दिशा निर्देश जारी होंगे। इस बीच अविनाश जीनकर, मेरे एक दर्शक भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं। अविनाश जी, क्या सही वक्त आ गया है कश्मीरी पंडितों का अपने घर लौटने का? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल दीपक जी, जब धारा 370 हटी तो हर हिंदू भाई का, हर कश्मीर पंडित का हक और जिहाद शुरू हुआ। उनको लगा कि हम वतन, अपने घर वापस जाएंगे, अपनी संपत्ति, अपने खेत खलियान में उसी तरह से हम खेती करेंगे। मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने धारा 370 हटा के देश के कश्मीर पंडितों को, भाइयों को, जो सुचारू रूप से, उनकी व्यवस्थित रूप से उनका अपने घर जो पलायन होगा वो स्थापित होंगे, उसका मैं शुक्रगुजार हूं। और उनके शौर्य और बलिदान और त्याग का मैं निश्चित रूप से सम्मान करता हूं कि उन्होंने किसी भी परिस्थिति में आकर भी अपना संयम साबित रखा और संकल्पित होकर उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा। मैं स्वागत करता हूं और मैं स्वयं इससे संकल्पित हूं। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर आपको रुकना होगा। मैं सीधे इफ्तिकार मिसगर के पास चलता हूं, फिर अवनीशेष अवस्थी के पास जाऊंगा, क्योंकि अवनीशेष जी बहुत देर से मेरे साथ नहीं जुड़ पाए। इफ्तिकार मिसगर साहब, मैं ह्यूस्टन गया था हाउडी मोदी के लिए। मुझे वहां पर कई सारे अप्रवासी कश्मीरी पंडित मिले। मुझे उन्होंने जो कहानियां सुनाई कि कैसे मारने के लिए मस्जिद से अपील होती थी, कैसे पड़ोसी लोग जो हैं वो घरों को चारों तरफ से घेर लेते थे, कैसे निकल निकल के वो भागे हैं, कैसे उनके लव्ड एंड डियर वंस को उनकी आंखों के सामने या तो गोली से मारा गया या किसी हथियार से मारा गया। आप भूल सकते हैं? आप भी 1990 में कम से कम समझदारी की उम्र के दोहराए होंगे इफ्तिकार मिसगर साहब। देखिए साहब, जितना दुख हमें इस बात का है उतना मेरे ख्याल से किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमसे, हमारे साथ थे, हमारे साथ बड़े पले हुए हैं। तो आपका तो सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि आइए आइए, हम स्वागत करते हैं आपका कश्मीर में। अरे आपके मुंह से वो आवाज नहीं निकली। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं निकली? हम तहे दिल से, जहां तक हमारा खून का एक एक कतरा भी बहेगा, इसके लिए हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे और खुशहाली से लाएंगे। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा पूरा जानना है कि आरती तिकू सिंह और हमारे सुशील पंडित जी को अंदर ही अंदर हंसी आती होगी जब ये लोग यूपी से या बिहार से आप उनको उठा के लाते हैं और ये बोलते हैं कि 370 गया जी, कश्मीरी पंडित सेफ हो गया। आपने देखिए मैनिपुलेट ऐसे करा कश्मीरी मसले को, जो पॉलिटिकल इशू था उसको ऐसे मैनिपुलेट किया पूरे देश में कि कश्मीर, सारे कश्मीरियों को और कश्मीर के सियासत को आपने दहशतगर्दी का वो बना दिया। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का मसला है, इसकी बात आज की डेट में होम मिनिस्टर में पूछनी चाहिए। तो मैं क्या उसे बापू कहूंगा, महात्मा गांधी कहूंगा? बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा कश्मीरी घाटी में? अगर कोई सेना के खिलाफ पत्थर उठाएगा, बंदूक उठाएगा, देश के खिलाफ पाकिस्तान का झंडा फहराएगा, ISIS का झंडा फहराएगा, तो क्या किया जाना चाहिए उस कश्मीरी मुसलमान के साथ? बताइए। दीपक जी, आपका बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं। आप बड़े ही ग्रेट जर्नलिस्ट हैं,
ये बात होम मिनिस्ट्री में होनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की। ये बात पीएमओ ऑफिस में होनी चाहिए, ना कि आरएसएस के दफ्तर में। आरएसएस देखिए, ये एक ऐसी राजनीति, ठीक है, जवाब ले लेते ना, क्यों ना हो आरएसएस के दफ्तर में। मेरे हिसाब से ये कोशिश तो इफ्तिखार मिसगर से शुरू होनी चाहिए। ये कोशिश तो इफ्तिखार मिसगर से शुरू होनी चाहिए कि भाई मैं कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी भाइयों को बुलाता हूं वापस। ये कोशिश तो आपसे होनी चाहिए, आरएसएस कर रही है कोशिश। ये कोशिश तो कश्मीरी मुसलमान से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आरती जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे पता है आप कुछ कहना चाहती है, बताइए अवनीश जी। उसको थोड़ा सा फ्यूल दीपक जी, इनसे एक ही बात पूछिए, दीपक आरती एक ही बात पूछिए कि पिछले 30 साल में ये इफ्तिखार मिसगर और जितनी भी इनकी पॉलिटिकल पार्टीज रही है, मालूम नहीं कौन सी पार्टी के साथ है अभी आजकल, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या इनका जो जमात इस्लामी जो लोग हैं वहां पे सईद अली शाह गिलानी है, हुर्रियत है, जो आपस में इनकी सांठ गांठ है इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कश्मीर में, उन्होंने पिछले 30 साल में कितनी बार ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए और हम लेके आएंगे उनको वापस, उनको एक टाउनशिप बना देंगे या उनके घर बना देंगे जो इन्होंने जलाए, जो इन्होंने तोड़े। कितनी बार कहा, वो तो वैलिड सवाल, वैलिड सवाल। मैं आऊंगा, इफ्तिखार जी रुकिए, अवनीश जी बोलिए, क्या आरएसएस को ये कहने का हक नहीं? बताइए। दीपक जी, हमारे परम आदरणीय दत्तात्रेय इफ्तिखार भाई मैं आ रहा हूँ, अवनीश जी बोलेंगे पहले। जो वक्तव्य दिया है, अगर वो समूचे मीडिया में, भारतवर्ष में अगर चर्चा का विषय बना है, तो इससे दत्ता जी की बोलने की महत्ता को सहज समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात आप सुन लीजिए कि आज से नहीं, 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में एक विधान एक निशान, बलिदान दिया था अपना। ये बात 2019-2021 की नहीं है, तब से है। दूसरी बात, तहसीन को तो मैं बता ही दूं कि जो कह रहे थे कि कांग्रेस तो हमेशा साथ में रही, मैं कहता हूं जरा अधीर रंजन जी का वो पार्लियामेंट में जो उनका वक्तव्य था धारा 370 हटाने के समय, वो जरा क्लिप चला दीजिए ना। आज चलाइए, जरूर चलाइए, ताकि तहसीन एक्सपोज हो बुरी तरीके से। और वो कोई ऐसा नहीं था कि उनकी व्यक्तिगत राय थी। पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस का नेता अगर जो कहता है वो आधिकारिक वक्तव्य होता है। कहा था कि ये अपने आप कैसे संभाल लेंगे, ये तो यूएन में अभी है, लंबित है विषय, ये कहा था। और मैं आपको बता दूं इफ्तिखार जी, आप भी सुन लीजिए, अरे यहां पर अगर एक किसी की हत्या हो जाए तो मोमबत्ती लेकर के इंडिया गेट से लेकर मंडी हाउस से लेकर के तमाम चौराहों पर खड़े हो जाते हैं। 30 साल से किसी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों की बात नहीं उठाई। वहां पर उसके दरवाजे पर मत्थे टेक रहे थे जाकर के ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कांग्रेसी, और उसने दरवाजे नहीं खोले यासीन मलिक और गिलानी ने, वहां मत्थे टेक रहे थे। आज भी कहते हैं बात कर लो उनसे, ये है असलियत। मनमोहन सिंह हाथ मिला रहे थे यासीन मलिक से, और आप कह रहे हैं, आप दीपक जी आज सवाल उठा रहे हैं कि आपने कभी उठाया नहीं कश्मीरी पंडितों का। जब भी वहां पर फौज आतंकवादियों को मारती थी तो ये पत्थरबाज सारे आते थे और कह रहे कम्युनिटी को मत करो। वो पत्थरबाज किस कम्युनिटी के थे? बताओ इफ्तिखार मिर्जा, वो एक कम्युनिटी के थे कि नहीं थे? वो एक मस्जिद से आते थे कि नहीं आते थे? वो एक मस्जिद में छुपते थे कि नहीं छुपते थे? और फिर कहते हो आज आप एक नहीं, एक कम्युनिटी की बात मत करो। हो सकता है उसमें से 2-4% ऐसे लोग हों, 2-4% ऐसे लोग हों उस कम्युनिटी के जो शायद इसका विरोध करते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे इन 30 वर्षों में, इस 30 सालों में जिस तरीके से वहां पर फौज पर पत्थर फेंके गए, कश्मीर के कांग्रेस के एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि हमारा जो सर्विंग आर्मी चीफ है वो सड़क छाप गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है। वहां पर बिपिन रावत के लिए कहा गया। ये है हकीकत इस देश की। कोई अवार्ड वापसी नहीं हुई, कोई तख्ती लेकर के नहीं पहुंचा। आप ही का सवाल मैं तहसीन के पास ले जाता हूं। निजेश जी, आपके ऑफिस में हम हिंदुस्तान का आप ही का सवाल तहसीन के पास ले जाता हूं। तहसीन, आपने ठीक कहा कि राहुल गांधी खुद कश्मीरी ब्राह्मण है। जब से वो राजनीति में आए हैं, उन्होंने कितनी बार कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या एक बयान निकाला कि भाई कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाकर अब घाटी के अंदर बसा दिया जाए। ये डबल स्टैंडर्ड की बातें क्यों? शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आप तो बोले थे जो हुर्रियत से बातचीत के समर्थन में थे कि भाई हुर्रियत पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत होना चाहिए। आप वो लोग थे जिन्होंने शर्मल शेख में कहा बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अन्याय है। अधीर रंजन के वक्तव्य का जवाब चाहिए मुझे।
जी, आपने 3-4 जिस दिन आप एंकर बनेंगे आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। इस वक्त एंकर माननीय दीपक ये क्या मतलब है? मैं उनके मतलब प्रश्न ये का क्या जवाब मतलब है? मैं दीपक, ये क्या मतलब है? जिस दिन आपके एंकर होंगे, ये मतलब अधीर रंजन ने एक वक्तव्य दिया लोकसभा में, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता के रूप में, ऑथेंटिक बयान था, वो व्यक्तिगत राय नहीं थी। बाकी के बारे में तो कांग्रेस कह देती है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी। पार्लियामेंट के अंदर दिया गया। ठीक है, जवाब दे रहे तहसील, हम लीजिए जी, जवाब दे रहे तहसील, जवाब दीजिए तहसील। इतने अच्छे शो में आपको नाराज नहीं होना चाहिए, आराम से बात करो। मैं जानता हूँ आप दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप आपके अंदर तो दर्द है नहीं ना कश्मीरी पंडितों का, आपके अंदर तो है नहीं, आपको तो गुस्सा आता नहीं है, आप तो बड़े खुश होते हैं, मुझे तो आता है ना गुस्सा। ठीक है सर, ठीक है सर, अगर आपका बोलना हो गया तो मैं बात करूंगा। 30 साल वापस लौटा दो उन पंडितों के। कोई बात सर, आपको अगर बोलना है तो आप बोलिए, मैं चुप बैठता हूँ, वरना मुझे बोलने का मौका दीजिए। दीपक भाई ने मुझे दिया है। तहसील बोलिए, हम लीजिए जी, प्लीज सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए, हम ऐसे। थैंक यू तहसील बोलिए प्लीज। सर, जब तथ्य नहीं होते तो बीच में चिल्लाने का और बीच में बोलने का एक वो होता, प्रथा होती, खास करके जो लोग दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते और व्हाट्सएप पे इतिहास पढ़ते। तो मैं इतिहास से शुरू करते बात अपनी खत्म करता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 लागू करने के पक्ष में थे और 370 के आर्किटेक्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं, वल्लभ भाई पटेल थे। उसके डिस्कशन वल्लभ भाई पटेल के घर पे हुए थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें पार्टिसिपेंट थे। लिखित में ये बात है। और उसके बाद आरएसएस जो हर चीज में यू टर्न करती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाद में यू टर्न किया था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यूनाइटेड नेशंस में इस मैटर को ले जाने के लिए पार्लियामेंट पढ़े हुए लग रहे हैं तहसील। नहीं अब सर, मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री पढ़े हुए आप लग रहे हैं सर। कोई बात नहीं सर, आप लग रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री पढ़ी हुई है। मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। मुझे आज की बात करिए कि राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण है। कितनी बार उन्होंने कहा कि कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी पंडितों को वापस बसा दिया जाए? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, खत्म हो जाएगी बात। मैंने मान ली कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 लगाई थी। आज की बात करिए। नहीं लगाए नहीं थे, उसके समर्थन में थे और पार्लियामेंट में कहा था कि यूनाइटेड नेशन जाना सही डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पार्लियामेंट में कहा। लेकिन मैं राहुल गांधी पर आता हूँ सर। जैसे आपने सही कहा कि राहुल गांधी एक कश्मीरी पंडित परिवार से आते हैं और कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड रहा है कि पंडितों को लौटना चाहिए। मैंने नहीं कहा, आप ये बात क्यों नहीं कहते? जी सर, मैं कह रहा हूँ। और सर ये बात हम क्यों भूलते हैं कि जिस वक्त हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ अन्याय हुआ, जब उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा, उस वक्त वहां के गवर्नर जगमोहन थे जिनको अडवाणी जी ने बनाया था, और अडवाणी जी और वीपी सिंह की सरकार थी, केंद्र की सरकार। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर कांग्रेस की सरकार होती और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होते, जो नहीं थे उस वक्त, ये नहीं होता। उस वक्त प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और अडवाणी की सरकार थी और जगमोहन को रिवॉर्ड में राज्यसभा दिया गया। ये बात सच्चाई है। क्या ये अडवाणी जी और जगमोहन का मिला जुला षड्यंत्र था और कांग्रेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? बताइए। जब वो सरकार में नहीं थे। गलत बात है। मुझे लगता है तहसीन आज तैयार होकर के नहीं आए हैं। मैं इनको डेट्स बता देता हूं, तारीखें बता देता हूं। फारूक अब्दुल्ला 18 जनवरी 1990 तक चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और वो एक गठबंधन सरकार थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये बात आप कभी नहीं भूल सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी 18 जनवरी तक 1990 तक, और तब तक कश्मीरी पंडितों के कत्लों का सिलसिला शुरू हो चुका था। लोग घर खाली करके जाना शुरू हो चुके थे। जी नहीं, जगमोहन ने गवर्नरशिप टेक ओवर की है जम्मू के अंदर 19 जनवरी 1990 को। आप जानते हैं उसके बाद 28 दिसंबर 1999 को मारे गए। टिकालाल टपलू 14 सितंबर 1999 को मारे गए। जस्टिस नीलकंठ गंजू 4 नवंबर 1999 को मारे गए। कत्ल का सिलसिला फारूक अब्दुल्ला की सरकार की नाक के नीचे शुरू हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? मस्जिदों से जलूस निकलते थे फारूक अब्दुल्ला की सरकार की नाक के नीचे। याद है आपको? हजारों लोग हमारे घरों में घेरते थे रात रात भर। फारूक अब्दुल्ला की नाक के नीचे
फारूक अब्दुल्ला के कितने लोग मारे गए वो नाम याद है आपको? 19 जनवरी 1990 को, आपको याद है? 19 जनवरी 1990 तक वहां पर मैं बताऊं 4 जनवरी को निकाला गया। 4 जनवरी को अल-सफा में एक नोटिस छपा अडवाणी जी ने राजनीति की। 4 जनवरी 1990 को अल-सफा में नोटिस छपा अखबार के पहले पन्ने पर कि काफिरों कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ दो। वही नोटिस 6 जनवरी को आफ्ताब में छपा फ्रंट पेज पर, कश्मीरी पंडितों घाटी छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। और ये तब फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के इस कत्लेआम के जिम्मेदार आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे लगने लगते हैं आजकल, कभी बुरे लगने लगते हैं तहसीन। मुझे समझ नहीं आती आपकी राजनीति। मुझे नहीं मैं सीधे इसी सवाल को लेकर चलता हूँ माजिद हैदरी के पास। माजिद हैदरी जी, आर्थिक टिप्पणी का बड़ा वाजिब सवाल है, 31 साल में किस पार्टी ने कश्मीर की? तहसीन, मैंने इस सब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैडम जरा कृपया करके अब मुझे बोलने दें। देखिए दीपक भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा विषय रखा है और खुशी का विषय है। आज हमें इस मंच पर लड़ना नहीं चाहिए। मेरे पंडित भाइयों की घर वापसी का विषय, खुशी का विषय है। मैं किसी भाई से लड़ना नहीं चाहता। उन्होंने 19 जनवरी को टेक ओवर किया, लेकिन 22 जनवरी तक कश्मीर नहीं। उमर फारूक ने कितनी बार कश्मीरी पंडितों को वापस आने के लिए रिजोल्यूशन पास करवाया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से? बताइए 30 साल में। देखिए दीपक भाई, अब मुझे भी बोलने का मौका दे, सब बात करें तो मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे पंडित भाइयों की घर वापसी का जो विषय है, इस पे हम लड़े ना, सब खुश हों। और आपसे किसने कहा कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रहते? कश्मीरी पंडित हमारे दिल में रहते हैं, कश्मीरी मुसलमान के दिल में रहते हैं, आज भी रहते हैं, 30 वर्षों से रहते हैं। और वापसी इनकी जो घर वापसी इंशाल्लाह होगी। लेकिन मस्जिदों से मारने के आपके बाप दादा फरमान सुना रहे थे, इसीलिए फरमान सुना रहे थे ना, मस्जिदों से मारा जाए उनको, कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाए। 19 जनवरी 1990। 30 वर्षों में 12 वर्षों से भाजपा की सरकार है। भाजपा ने मेरे पंडित भाइयों के लिए क्या किया? अजहर मसूद को जाके कंधार में छोड़ा ताकि कश्मीर में और लोग मरे। हाँ, भाजपा ने क्या किया? आपने क्या किया पहले आप ये बताइए ना। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है माजिद हैदरी। ऐसे कश्मीरी मुस्लिम आपने कश्मीरी पंडितों को लाने के लिए क्या किया? घड़ियाली आंसू क्यों मारे हैं? आप बताइए ना, आपने क्या किया माजिद हैदरी? 2-3 पंडित नाम आपने रख दिए सामने लड़ने के लिए। मैं उन्हें 370 हटा दिया, 35 से भी हटा दिया, जिसको लेकर आपकी पेट में दर्द होता है। आपका मतलब आप भी मुझे बताइए ना माजिद भाई बताइए ना। हम कहते हैं घर वापस आए, आप क्यों इसमें अड़चन डाल रहे हैं? आरती टिक्कू सिंह जी पे अब आएंगे। आपका सवाल पूछा, आरती जी आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है इनके पास। आरती टिक्कू सिंह और माजिद हैदरी फ्रेम में लाइए। का जवाब दिया और आपकी बोलती बंद हो गई। आप क्या चाहते हैं कि हम दही जम गया? क्या माजिद हैदरी ने प्यार और मोहब्बत की बात की? आज मैंने किसी से लड़ा नहीं। आप लोग मुझे गालियां दो, चलो शुरू करो गालियां देनी। अब बोलो माजिद हैदरी देशद्रोही, माजिद हैदरी मुसलमान, माजिद हैदरी पाकिस्तानी। बोलो अब आप लोग बोलो। आज आप लोग को मैंने पोल खोल दी इस मंच पे। अब बोलिए आप लोग, दीजिए गालियां मुझे। ये गालियां तो आपके मुंह से ही सुन रही हूँ मैं। यहाँ तो किसी भी कश्मीरी पंडित ने आपको कोई गाली नहीं दी है, तो मालूम नहीं आप कहाँ बोल के आए हैं या कहाँ सुन के आए हैं। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बीजेपी को तो एक तरफ छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में बोलिए। आप जिनकी पैरवी कर रहे हैं इस टेलीविजन पे और बाकी टेलीविजन चैनल्स पे, आप ये बोलिए कि उन लोगों ने पिछले 30 साल में क्या एफर्ट लगाया कि कश्मीरी पंडित वापस आए? मैडम इसमें एफर्ट नहीं, मैडम इसमें कौन सा एफर्ट है? मुझे आप बताइए एफर्ट कौन सा है? आपने घर आना है तो जायदाद वापस की जाए। नहीं मैडम, इसमें एफर्ट कौन सा है? क्या मेरे सिख भाई कश्मीर में नहीं रहते? क्या क्रिश्चियन भाई कश्मीर में नहीं रहते? क्या बुद्धिस्ट भाई नहीं रहते? आप लोग रूट के चले गए। पैरवी करते हैं, अब इसमें उन्होंने आज तक किसको जिम्मेवार ठहराया है? हमारे एथनिक बेगानी शादी में संगी दीवाना, ये संगी आज दीवाने हो गए कश्मीरी पंडितों के नाम पे। आपके मुंह से ये संग आरएसएस आज दीवाना हो चुकी है। बेगानी शादी में संगी दीवाना। अरे पंडित भाइयों ने घर आना, इसमें लड़ने की क्या बात है? और आरएसएस कौन उसकी दखल देने वाली? आप बोल के दिखाइए कि भाई कह रहे हैं मार के निकाला है, और पंडित भाई कह रहे हैं आप माजिद हैदरी जिसको आप बोल रहे हैं ना आरएसएस वाले दीवाने हो गए, यही ठीक करेंगे आपको। आप बोल के दिखाइए ना। आप उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हमें नहीं पता किसने मारा है।
कि हिजबुल मुजाहिदीन कोई बात नहीं माजिद हैदरी, आप बोल दीजिए ना, मैं माजिद हैदरी सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए अपना घर दान करूंगा। बोलिए, मैं माजिद हैदरी गंगा जमुनी तहजीब को मानते हुए सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए अपना घर दान करूंगा। बोलिए, ये आरती टिप्पू साहिबा भी आए, ये सुशील पंडित जी आए, ये सब कल मेरे घर आए, औलाद इफ्तिखार साहब के घर जाए। आरती टिप्पू साहिबा भी जिम्मेवार है, अरे घर दान कर दीजिए ना अपना। हमारे भाई है, अरे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दिखाने के लिए घर दान कर दीजिए ना, कश्मीरियत दिखाने के लिए घर दान कर दीजिए। आपने तो इनका घर जला दिया। हम पंखे बिछा जाते हैं, हमारे दिल में रहते हैं लोग, ये हमारे दिल में रहते हैं। पंडित को नहीं, अशोक पंडित को नहीं, ये लोग आरएसएस के एजेंट हैं। ठीक है, मैं सीधे अपराजिता जी के पास चलता हूँ। अपराजिता जी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। कितना इत्तेफाक रखती है इस आरोप से आप? दीपक जी, जिस दिन ये लोग अच्छा इंतजार मिस्टर साहब, आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कश्मीरी पंडित खून खराबा चाहते हैं प्रधानमंत्री 30 साल आपने क्या वहाँ पर अमन के दिए जलाए? जैसे लोग जितने भी हैं, उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड करवाया और उन लोगों अरे ने मैडम कौन सा जेनोसाइड? 219 व्यक्ति टोटल ये जो टिप्पणी कर रहे हैं, या 70,000 मुसलमान मरे। बात मैं सुनने को तैयार होंगी। अरे गुजरात राइट में उसे 10 गुना ज्यादा मुसलमान मरे जितने यहाँ पंडित मरे। क्या बात कर रही हैं आप? आप गुजरात आ गए, गुजरात राइट पे आ गए ना, फेवरेट टॉपिक आ गए ना। आप बाकी लोगों को छोड़ गोधरा दंगों में इससे 10 गुना ज्यादा मुसलमान मरे। सिर्फ 219 पंडित मेरे कश्मीरी पंडित भाई, मेरा घर आपके लिए खुला है, दान कर दूंगा, आ जाइए। माजिद हैदरी अपील तो कर दीजिए। कश्मीरी पंडित भाई, मेरा घर आपके लिए खुला है, दान करने को तैयार हूँ। एक कश्मीरी पंडित भाई को आरती को ही बुला लीजिए। पंडित इधर रह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैंने अपराजिता जी को बहुत देर से मौका नहीं दिया, सिर्फ अपराजिता जी बोलेंगे। अपराजिता जी मुझे बताइए, ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, आपका क्या कहना है? देखिए, कश्मीर में सिर्फ 219 पंडित। देखिए, हमें तो एहसास हो रहा था कि ये जितने पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं, ये सारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को शाबाशी देंगे। पिछली सारी सरकारों ने जो काम नहीं किया था, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। इतना कठिन समय था वो, जब हम लोकसभा और राज्यसभा में बहस कर रहे थे, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर जितने भी विपक्षी नेता थे, उन्होंने जो मिर्ची लगाई थी और जिस तरह का एक वातावरण, एक नकारात्मक वातावरण की सृष्टि की थी, वो मुझे लगता है सबको याद होगा। और देखिए, आज ऐसा ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिया, और हम सब जानते हैं कि वहां पर जिस स्तर पर जो भी इलेक्शंस होने थे, जो हमारा डीडीसी का पोल्स अभी हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से, अर्बन लोकल बॉडी के पोल्स हुए हैं, उसके अलावा जो ग्रामांचल में जो डीडीसी के पोल्स होने वाले थे वहां अच्छे से हुआ, और धारा 370 और 35A का जाना एक हिस्टोरिक काम था। मोदी जी और मैं आपको बता दूं कि ये कश्मीरी पंडित को वापस लाना, ये हमारी जो सरकार है उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है, उसकी इच्छा शक्ति को दर्शाती है। अरे आप सब तो मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को धन्यवाद दें, स्टैंडिंग ओवेशन दें। ये हमारी संवेदनशीलता का परिचायक है। हम आगामी दिनों में, जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, हम आगामी दिनों में इसकी प्रक्रिया तय करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे भाई बहन बिना किसी असुविधा के यहाँ चले आए, कश्मीर चले आए और अपने घर चले आए, वनवास से निकल कर आ जाए। ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा। इफ्तिखार मिस्कर साहब कह रहे थे कि खून खराबा होने वाला है अगर कश्मीरी पंडित आ गए। कैसे, किस आधार पर बोल रहे हैं, ब्रेक के बाद समझेंगे।